हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल बॉडी टेस्ट के बारे में। तो किसी पेशेंट के जनरली कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला है सीटी स्कैन, उसके बाद एमआरआई होता है। नेक्स्ट है सीएक्सआर, जिसको हम चेस्ट एक्सरे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है ईसीजी, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है टेस्टोस्टेरोन टेस्ट और वायरल एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है ये, जिसमें एचसीवी, एचआईवी और HBsAg होता है। उसके बाद आता है यूरिन टेस्ट। नेक्स्ट KFT, जिसको हम RFT के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है HbA1c टेस्ट, ओके, जिसको हम ब्लड शुगर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है TFT, जिसको हम थायराइड फंक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। उसके बाद आता है लिपिड प्रोफाइल। नेक्स्ट आता है CBC मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट ये एक ब्लड टेस्ट होता है। यहाँ पर ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट को चेकआउट किया जाता है, जैसे कि WBC, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है RBC, जिसको हम रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का यहाँ पर लेवल चेकआउट किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स। यहाँ पर प्लेटलेट्स की वैल्यू चेकआउट करनी होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, RBC, हीमोग्लोबिन, हीमोक्रेट वैल्यू और सीरम आयरन लेवल यहाँ पर चेकआउट किया जाता है। यहाँ पर मीन कर्पस्कल वॉल्यूम चेकआउट किया जाता है, जिसको हम MCV के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर MCSC की वैल्यू भी फाइंड आउट की जाती है। MCSC क्या होता है? ये होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट आता है लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन सी चीज़ें चेकआउट की जाती हैं? यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल लेवल चेकआउट किया जाता है और LDL और HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल चेकआउट किया जाता है। अब यहाँ पर LDL और HDL का क्या मतलब होता है? LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपिड और HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपिड, ओके। और यहाँ पर चेकआउट किया जाता है ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में, ओके। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्टिमम जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी कितनी है। तो कोलेस्ट्रॉल की जो ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? अगर मिलीग्राम पर डेसीलीटर में अगर बात कर रहे हैं तो वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू, ओके। उसके बाद अगर मिलीमोल पर लीटर में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो होना चाहिए 5.2 से कम, ओके। वैसे ही देखिए अगर यहाँ पर हम ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में अगर हम इसको चेकआउट करते हैं तो ऑप्टिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 150 से कम, ओके। और अगर यहाँ पर हम मिलीमोल पर लीटर के बारे में अगर बात करते हैं तो वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 1.69 मिलीमोल पर लीटर से कम। तो ये होती हैं इसकी ऑप्टिमम वैल्यूज। अगर यही कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू हाई हो जाती है तो कार्डियक प्रॉब्लम हो जाती है। हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी होती हैं वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब कि इकट्ठा हो जाता है। इस कारण से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे LFT के बारे में। तो LFT का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए लीवर के फंक्शन का टेस्ट होता है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ चेकआउट की जाती है? यहाँ पर एल्बुमिन सीरम के बारे में जानकारी मिलती है और एल्कलाइन फॉस्फेटेज सीरम के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ पर बिलिरुबिन का लेवल चेकआउट किया जाता है और प्रोटीन सीरम लेवल चेकआउट किया जाता है। और यहाँ पर SGOT या इसको AST के नाम से भी जानते हैं और SGPT या इसको हम ALT के नाम से भी जानते हैं। ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और AG रेशियो, SGOT और SGPT रेशियो के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। और यहाँ पर चेकआउट कर लिया जाता है कि नॉर्मल लीवर है या लीवर सिरोसिस का केस है या लीवर में कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है। तो ये जानकारी होती है लीवर फंक्शन टेस्ट से। अब नेक्स्ट बात करेंगे TFT होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ चेकआउट की जाती है? यहाँ पर T4 और T3 और TSH का लेवल चेकआउट किया जाता है। अब यहाँ पर T4, T3 और TSH क्या होता है? T4 होता है थायरोक्सिन, जबकि T3 होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, जबकि TSH होता है यहाँ पर थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। या इसको हम थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर फ्री T4 और फ्री T3 का लेवल कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 4.8 से लेकर 10.8 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद T3 कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 0.7 to 2.0 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। जबकि बात करें हम यहाँ पर TSH का जो लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? माइक्रो यूनिट पर ml में कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 0.4 to 6.2। अब इस रिपोर्ट में हम TSH का जो लेवल आया है वो आया है 20.6, जो कि बहुत
हाई है। ओके, और यहाँ पर T3 का लेवल यहाँ पर देखिए इसकी रेंज पर है, तो ये नॉर्मल है। उसके बाद T4 का जो लेवल है यहाँ पर 1.6 है, 1.6 जो कि 4.8 से कम है, तो ये यहाँ पर T4 लेवल यहाँ पर कम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर TSH का लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो थायराइड से रिलेटेड बीमारियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे ब्लड शुगर, मतलब कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर मिलीग्राम पर डेसीलीटर में इसको काउंट करते हैं। तो नॉर्मल जो लेवल होना चाहिए फास्टिंग टाइम में, और मतलब खाने के बाद कितना होना चाहिए और खाने के 2 से 3 घंटे बाद कितना होना चाहिए। तो अगर नॉर्मल लेवल की अगर हम बात करें तो वो होना चाहिए फास्टिंग टाइम में 80 से लेकर 100 के बीच में मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यही बात करें अगर हम खाने के बाद तो ये कितना होना चाहिए 170 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और खाने के 2 से 3 घंटे बाद ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 120 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये तो हुई नॉर्मल रेंज। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज के बारे में। तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो प्री डायबिटिक सिचुएशन वाला लेवल होता है, मतलब कि अभी डायबिटीज यहाँ पर हुई नहीं है, होने ही वाली होती है। तो यहाँ पर इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल वो कितना होना चाहिए, देखिए फास्टिंग टाइम में ये कितना होता है 101 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग टाइम पर। अगर ये वैल्यू आ रही है तो ये प्री डायबिटिक सिचुएशन होती है। वैसे ही आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद ये लेवल कितना हो जाता है, वो हो जाता है 190 से 230। उसके बाद खाने के 2 से 3 घंटे बाद ये हो जाता है 140 से 160। ऐसे ही बात करें हम डायबिटिक पेशेंट की, तो डायबिटिक पेशेंट में ये वैल्यू कितनी दिखाई देती है, तो फास्टिंग टाइम में ये वैल्यू 126 पॉजिटिव होती है, जबकि खाने के बाद 220 से 300 हो जाती है, जबकि खाने के 2 से 3 घंटे बाद ये हो जाती है 200 पॉजिटिव मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जैसे ही हम कुछ फूड मटेरियल लेते हैं हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो खाने के बाद देखिए जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो एकदम से बढ़ गया है। तो फास्टिंग टाइम में जब हम खाना नहीं खा रहे हैं यहाँ पर ये लेवल घट जाता है, कम हो जाता है। और वैसे ही जैसे टाइम बढ़ता है खाने के बाद, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो वैसे वैसे यहाँ पर जो इसका लेवल होता है ग्लूकोज का ब्लड में वो घटता जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम KFT को हम RFT के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि किडनी को हम रीनल भी बोल देते हैं। तो किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट एक ही बात होता है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ चेकआउट की जाती है, यहाँ पर जो ब्लड में यूरिया का लेवल है वो चेकआउट किया जाता है, और यहाँ पर क्रिएटिनाइन का लेवल चेकआउट किया जाता है, यूरिक एसिड और कैल्शियम और फॉस्फोरस, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड आयंस। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। तो इस रिपोर्ट में हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ब्लड में जो यूरिया लेवल है वो कितना है, यहाँ पर है 15.4, जो कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल रेंज है उससे कम है, क्योंकि नॉर्मल रेंज कितनी है यहाँ पर 18.8 से लेकर 55.4 के बीच में है, तो इससे ये कम है। ओके, अब नेक्स्ट आता है यूरिन टेस्ट। तो यूरिन टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें मेजर की जाती हैं, यहाँ पर यूरिन में ग्लूकोज का लेवल चेकआउट किया जाता है, और बिलीरुबिन कितना हो रहा है, कीटोन बॉडी कितनी हो रही है, और इसकी जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको चेकआउट किया जाता है। तो और यूरिन में ब्लड तो नहीं है वो चेकआउट किया जाता है, और यूरिन की पीएच वैल्यू क्या है, प्रोटीन लेवल क्या है यूरिन में, यूरोबिलिनोजन कितना है वो चेकआउट किया जाता है, नाइट्रेट्स के बारे में इसमें चेकआउट किया जाता है, ल्यूकोसाइट्स मतलब कि यहाँ पर WBC तो नहीं है यूरिन में। अब यहाँ पर यूरिन में इन चीज़ों को चेकआउट करके हम किसी पेशेंट का डायग्नोसिस आसानी से कर सकते हैं और उसकी बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है वायरल टेस्ट। तो वायरल टेस्ट में जैसे कि HIV और HBsAg मतलब कि हेपेटाइटिस बी, और SCB मतलब हेपेटाइटिस सी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट होता है। तो यहाँ पर एक किट टेस्ट होता है, इसमें जो S लिखा है मतलब कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्लड फिल कर दिया जाता है। जैसे ही हम यहाँ पर ब्लड फिल करते हैं तो यहाँ पर 2 लाइन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला है C और दूसरा है T। तो C मतलब होता है कंट्रोल लाइन। तो अगर देखिए T लाइन यहाँ पर रेड या पिंक हो जाती है तो इसका मतलब होता है ये जो टेस्ट कर रहे हैं हम वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं HIV टेस्ट, यहाँ पर HIV टेस्ट जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ जो T है यहाँ पर देखिए T है ये C है, यहाँ पर ये रेड लाइन आ जाती है। ओके, उसके बाद HBsAg मतलब कि हेपेटाइटिस बी का ये टेस्ट है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो T है, यहाँ पर T अगर रेड हो जाता है तो ये हो जाता है HBsAg पॉजिटिव। उसके बाद में SCB पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ पर जो T लाइन होगी वो रेड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा HBC
पॉजिटिव, मतलब कि हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव और HIV पॉजिटिव। अब नेक्स्ट आता है टेस्टोस्टेरोन टेस्ट। तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना और एग्रेसिवनेस का आ जाना। ये कहलाता है टेस्टोस्टेरोन लेवल का इंक्रीजमेंट। तो अब टेस्टोस्टेरोन लेवल को देखिए कैसे चेकआउट किया जा सकता है। इसको ब्लड टेस्ट के द्वारा चेकआउट किया जा सकता है, यूरिन टेस्ट और सलाइवा टेस्ट के द्वारा चेकआउट किया जाता है। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन जो है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है मेल में कितना होता है, वो होता है 270 से 1070 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। जबकि फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये पाया जाता है 15 से लेकर 17 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ओके, अब ये देखिए टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो एज के साथ साथ मेल में घटता जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर ग्राफ में देख पा रहे हैं। देखिए एज के साथ साथ यहाँ पर ये घटता जाता है, जबकि ये फीमेल के केस में ये वेरी करता है। जैसे ही फीमेल जवान होती है, मतलब कि एडल्टहुड में होती है, तो उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो होता है 6 से लेकर 86 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। अब यहाँ पर जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होता है, वो होता है 26 से लेकर 309 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। जब पोस्ट मेनोपॉज का टाइम होता है, मतलब कि जब फीमेल की जो MC होती है वो बंद हो जाती है, तो फीमेल की जो MC जो बंद होती है वो लगभग 50 से 55 साल की एज में हो जाती है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के जो बाद की सिचुएशन होती है उसको पोस्ट मेनोपॉज बोल देते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ECG के बारे में। तो ECG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ECG में क्या चेकआउट किया जाता है, यहाँ पर जो हार्ट की जो रिदम होती है, मतलब कि जो हार्ट बीट होती है उसको चेकआउट किया जाता है। अगर यहाँ पर हार्ट बीट 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट के बीच में होती है तो ये नॉर्मल हार्ट रेट होती है। इसको हम साइनस रिदम के नाम से जानते हैं। अगर यही हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है तो इसको हम बोल देते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया। अगर हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम बोल देते हैं टैकीकार्डिया। नेक्स्ट आता है CXR, इसको हम चेस्ट एक्सरे के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर चेस्ट में जो डिसीज़ होती हैं उसका पता लगाया जाता है, जैसे कि कोविड-19 और निमोनिया बैक्टीरिया से हुआ है या वायरस से हुआ है, और एडिमा मतलब कि फेफड़ों में या लंग्स में कहीं सूजन तो नहीं है। नेक्स्ट आता है इफ्यूजन का मतलब होता है लंग्स में कहीं पानी तो नहीं भर गया है, मतलब किसी टाइप की पस या ब्लीडिंग तो यहाँ पर नहीं भर गई है। ओके, उसके बाद आता है एम्फाइसी का मतलब होता है जो लंग्स की एल्वेलाई होती हैं उसके जो बीच में जो सेप्टम होता है वो अगर डिग्रेड हो जाता है, मतलब कि वो रैप्चर हो जाता है, उसको एम्फाइसीमा बोल देते हैं। उसके बाद आता है फाइब्रोसिस। तो यहाँ पर पता लगाया जाता है कि लंग्स में किसी टाइप का यहाँ पर फाइब्रोसिस तो नहीं हो गया है। अब नेक्स्ट आता है MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पर क्या चेकआउट किया जाता है, यहाँ पर जनरली स्पाइनल कॉर्ड में किसी टाइप की इंजरी तो नहीं हो गई है, या ब्रेन में किसी टाइप की इंजरी तो नहीं है, या एब्डोमिनल डायग्नोसिस यहाँ पर किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है CT स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो ये एक्सरे पर बेस्ड होती है, ये जो है 3D इमेज देती है किसी भी बॉडी पार्ट की। जैसे कि बॉडी पार्ट कौन कौन सा है, एब्डोमिनल रीजन में कोई भी बॉडी पार्ट, जैसे कि किडनी, लीवर या इंटेस्टाइन, या हेड रीजन में कोई भी जो है क्रॉस सेक्शन लेना होता है तो उसकी एक बेस्ट इमेज देती है, मतलब कि उसका 3D इमेजिनेशन ये दे देती है। उसके बाद जैसे कि नेक रीजन में, अगर नेक रीजन में किसी भी टाइप का हमको डायग्नोसिस करना होता है तो CT स्कैन की हेल्प से उसको किया जाता है। नेक्स्ट आता है USG, या इसको हम अल्ट्रासाउंड भी बोल देते हैं, या इसको अल्ट्रासोनोग्राफी के नाम से भी हम जानते हैं। तो USG ये जो है 4 टाइप की होती है, जैसे 2D अल्ट्रासाउंड, 3D अल्ट्रासाउंड और 4D अल्ट्रासाउंड और डॉपलर अल्ट्रासाउंड। यहाँ पर इसके यूज़ की बात करें तो कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है, जैसे यूट्रस से रिलेटेड कोई भी डायग्नोज करना होता है, या एब्डोमेन से रिलेटेड कोई भी डायग्नोज करना होता है। किडनी के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यूरिनरी ब्लैडर और पेनक्रियास के बारे में, और थायराइड के बारे में, और स्प्लीन के बारे में, मतलब कि एब्डोमिनल रीजन में जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में ये जानकारी देती है। थैंक यू।